नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त और भारत के करोड़ों लोग मना रहे हैं अंग्रेज़ों से मिली हुई आज़ादी की सालगिरह। तो इस मौके पर मेरे चारों तरफ इस समय देशभक्ति के गीत चल रहे हैं। अगर किसी को फ़ोन करता हूं तो कॉलर ट्यून बज रही है कि आज देश की मिट्टी हाथ में लीजिए, तिरंगा हाथ में लीजिए, सेल्फी लीजिए और उसे एक सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए और अपनी देशभक्ति सिद्ध कीजिए। तो इस अवसर पर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कुछ बातें करूं आपके साथ में कि आज़ादी होती क्या है, गुलामी क्या होती है और क्या भारत आज भी आज़ाद है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज़ादी दरअसल होती क्या है। मेरा मानना यह है कि अगर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से हमारी स्थिति बेहतर होती है, अच्छी होती है, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं जिसमें हम मजबूर कम होते हैं। लेकिन अगर हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति के मुकाबले किसी अन्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत बेहतर होती है, तो कहीं ना कहीं वो हमें अपनी शर्तों पर नाचने के लिए मजबूर कर लेता है। अंग्रेज़ों ने भारत के साथ यही किया था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दुरुस्त थी, बेहतरीन थी, उनके पास टेक्नोलॉजी शानदार थी, शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत आगे निकल चुके थे, पावर बहुत ज़्यादा थी उनके पास में, और उसी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। फिर जब भारत के तमाम क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किए, तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का जीना हराम हो गया, और दूसरी तरफ जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों की हालत उसमें ख़राब हुई, तो अंग्रेज़ यहाँ से चले जाने को मजबूर हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि सन 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। लेकिन 1947 के बाद आज सन 2023 में भारत की जनता की क्या पोजीशन है? क्या आज भी ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से अंग्रेज़ भारत की जनता के मुकाबले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत थे, इसलिए उन्होंने भारत की जनता को गुलाम बना लिया था, मजबूर कर लिया था अपनी नीतियों पर चलने के लिए, वैसा ही कहीं आज तो नहीं हो रहा? ऐसा कोई कर तो नहीं रहा? ये बताती है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट। जनवरी 2023 में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई और इसमें कहा गया कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास में भारत की 40.5% संपत्ति है। उनके कब्जे में 40% से ज़्यादा प्रॉपर्टी है भारत की। और भारत के जो 50% सबसे गरीब लोग हैं उनके पास में केवल 3% संपत्ति है भारत की। यह कुछ ऐसा ही हो गया जैसे मान लीजिए 100 रोटियां रखी हैं और 100 आदमी हैं और हर आदमी की भूख एक एक रोटी की है। यानी अगर हर आदमी को एक एक रोटी मिल जाए तो सबका पेट भर जाएगा, कोई किसी पर आश्रित नहीं होगा, कोई किसी से रोटियां छीनेगा नहीं। लेकिन भारत में पोजीशन ये है कि इन 100 रोटियों में से एक आदमी के पास 40 रोटियां हैं। 40 से भी ज़्यादा रोटियों पर एक आदमी का कब्जा है। 49 लोग ऐसे हैं जिनका 57 रोटियों पर कब्जा है और 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल 3 रोटियां बची हैं। तो मतलब वे खाएं क्या, पहने क्या, करें क्या? और ये आंकड़े झूठे नहीं हैं, इसकी गवाही देते हैं कुछ और आंकड़े। वे आंकड़े क्या हैं? एक आंकड़ा तो बड़ा ही नंगा सच है जिसे भारत की सरकार बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स पर पूरे देश में दिन भर दिखाती फिरती है। भारत की सरकार कहती है कि देश के 140 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हालत ये है कि वे अपने खाने तक के लिए भोजन खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए भारत की सरकार 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन देती है। देश के करीब 22.5 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। 57% यंग लेडीज़ ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है और हर साल 12 लाख से ज़्यादा बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं उनकी मौत कुपोषण की वजह से हो जाती है। कोविड से पहले का आंकड़ा यह है कि 18 लाख लोगों के पास में घर नहीं था, वे बेघर थे। इनकी संख्या अब कोविड के बाद में और भी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह से 7 करोड़ परिवार यानी करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं जिन्हें दोयम दर्जे का घर कहा जाए, इंसानी जीवन के लायक नहीं है जो घर, जिनमें कोई मध्यवर्गीय कभी झांकना भी पसंद ना करे। गंदगी के ढेर के किनारे बसे हुए इन घरों में देश के करीब 40 करोड़ लोग रहते हैं। और कच्ची बस्तियों में रहने वाले इन तमाम लोगों के घरों को हमारी सरकारें लगातार सौंदर्यीकरण के नाम पर, अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर उजाड़ती रहती हैं। देश में स्कूली शिक्षा की हालत यह है कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें करीब 17%
टीचर्स की कमी है, यानी जितनी पोस्ट अभी जनरेटेड हैं उनमें से भी 17% टीचर्स हैं ही नहीं, उनको रोजगार ही नहीं दिया गया है। और स्कूली लेवल की बात छोड़ दीजिए, अगर आईआईटी और आईआईएम की बात करें तो आईआईटीज़ में करीब 40% जो प्लेसेस हैं, जो पोस्ट हैं टीचर्स की, वो खाली पड़ी हुई हैं। और इसी तरीके से आईआईएम में भी करीब 31% पोस्ट टीचर्स की खाली पड़ी हुई हैं। इसी वजह से यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ही ख़राब है। और इसी वजह से बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो बच्चे हैं वो भारत में पढ़ना पसंद नहीं करते, विदेशों में जाकर पढ़ते हैं। बाकी जो बच्चे सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ते वे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी कौन पढ़ पाता है, इसका आप अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि अगर किसी प्री नर्सरी के बच्चे को भी एडमिशन दिलवाना हो तो करीब 20,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। और फिर हर बार हर महीने 2-3 हज़ार रुपये की फ़ीस अलग, स्कूली किताबें अलग, एक्टिविटीज़ के लिए खर्चा अलग, जो इन 40 करोड़ लोगों के लिए तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो कि दोयम दर्जे के घरों में रहते हैं। और उन 81 करोड़ लोगों के लिए भी संभव नहीं हो सकता है जिनको सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। हेल्थ की बात कर लीजिए तो यूनिसेफ के आंकड़े के अनुसार करीब 50% जनता भारत की ऐसी है जिसके पास पीने का शुद्ध पानी नसीब नहीं है। और इस वजह से करीब 25 करोड़ लोग बहुत खतरनाक किस्म की बीमारियों से जूझ रहे हैं। 21% जो बीमारियां होती हैं कुल बीमारियों में से वे खराब पानी की वजह से होती हैं। और भारत ये बीमारियां झेलने को मजबूर है। भारत की सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही करीब 35.5% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। और करीब 67% बच्चे ऐसे हैं देश के जिनमें खून की कमी है। बाकी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, आम जनता के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, ये तो हमने कोरोना काल में ही देख लिया था। रोजगार की बात कर लीजिए तो सन 2014 में बेरोजगारी दर थी 5.44, जो कि जुलाई सन 2023 में बढ़कर हो गई है 7.95। और अगर इन आंकड़ों से कुछ समझ में नहीं आता हो तो अपने आसपास के नौजवानों से पूछ लीजिए कि कौन कहाँ काम कर रहा है और उसे कितनी पगार मिल रही है। आपको हैरान कर देने वाले आंकड़े नजर आ जाएंगे। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो कहती है कि 1% अमीर भारतीय लोगों के पास में 40% से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और जो 50% जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास में केवल 3% प्रॉपर्टी है भारत की, वो रिपोर्ट गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी असमानता आखिर है क्यों? और इसका कारण ये है कि भारत के जो सबसे अमीर लोग इतिहास में रहे थे उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के वंशज आज भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और जो इतिहास में बेहद गरीब लोग थे उन्हीं के वंशज आज बेहद गरीब लोग हैं। बहुत कम ऐसे आंकड़े आएंगे कि जिनमें बेहद गरीब परिवारों से उठकर कुछ लोग बहुत अमीर बन गए। ऐसे बहुत कम आंकड़े होंगे, बहुत कम केसेस होंगे। और इन बहुत कम केसेस को भारत की जो मीडिया है, भारत की जो सरकारें हैं, वे हाईलाइट कर करके दिखाती हैं जिससे आपको लगे कि नहीं, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आम जनता कुछ भी ना कर सके, मजबूर रहे बड़े बड़े लोगों के इशारों पर नाचने के लिए। इसके लिए जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, जो 1% लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये मजदूरों के श्रम की चोरी करते हैं। कैसे? उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि 100 मजदूर हैं किसी कारखाने में और एक उनका मालिक है। और इन 100 मजदूरों का जितना काम है, जितना इनसे काम लिया जाता है, उसका मूल्य मान लीजिए करीब करीब 20,000 रुपया होता है हर महीने का। लेकिन मालिक इनको केवल 10-10 हज़ार रुपया देता है। तो फिर 10-10 हज़ार रुपये की चोरी कर लेता है वो एक मजदूर से, ये माना जाना चाहिए। और इस हिसाब से एक मजदूर को जहाँ मिलेगा 10,000 रुपया, वहीं उस फैक्ट्री के मालिक को मिलेगा 10 लाख रुपया। तो जिसके पास 10,000 रुपये हैं और जिसके पास 10 लाख रुपये हैं, इन दो लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत में कितना अंतर होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर ये जो आदमी जो ऊन दून पैसे कमा रहा है, जो मजदूरों के श्रम की चोरी कर रहा है, ये जो 10 लाख रुपए कमा रहा है 10,000 के मुकाबले, वो करता क्या है इन 10 लाख रुपयों का? उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि ये इन 10 लाख रुपयों में से 2 लाख रुपए देगा धर्मगुरुओं को, बड़े बड़े पंडितों, बाबाओं, मौलवियों, पादरियों को देगा कि भाई तुम जनता के बीच में धार्मिक, जातीय किस्म के जो तमाम पूर्वाग्रह हैं, दुराग्रह हैं, जो नफरती सोच है, उसको खाद पानी देते रहो। और फिर बाकी के 2 लाख रुपया करीब देगा नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, चलो तुम धर्म और जाति के नाम पर जनता को लड़ाओ कि कहीं जनता को ये पता न चल जाए कि कौन है वो व्यक्ति जो हमारे हक का सारा पैसा
खा जा रहा है, कौन है वो जो हमारे श्रम का शोषण कर रहा है। तो इस तरह से बहुत थोड़े से लोगों के पास में भारत की बहुत सारी संपत्ति आ जाती है, बहुत सारा ज्ञान आ जाता है और बाकी जो जनता है वो लड़ने मरने के लिए मजबूर कर दी जाती है। नेता, धर्मगुरु और बड़े बड़े पूंजीपति मिलकर भारत के लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। भारत की जनता आज भी आज़ाद नहीं है। तो फिर आज़ादी हासिल कैसे होगी? आज़ादी हासिल ऐसे होगी कि जो शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर और किसान वर्ग है वो अपनी एक क्रांतिकारी पार्टी बनाए और उस क्रांतिकारी पार्टी के बूते पर देश की सत्ता पर कब्जा कर ले और कब्जा कर लेने के बाद अपनी तानाशाही चलाए और इस तानाशाही के बूते वो बड़ी बड़ी ज़मीन, जो खेती योग्य ज़मीनें हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर दे। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दे। उन सबको राष्ट्र की संपत्ति बना दे, जनता की संपत्ति बना दे। निजीकरण को ख़त्म कर दे। सबको शिक्षा, सबको इलाज मुफ्त में मिल जाए, समान रूप से मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वास्तव में हमारे देश के अंदर ये जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असमानता है ये ख़त्म की जा सकती है, बराबरी लाई जा सकती है और सही मायने में आज़ादी हासिल की जा सकती है। लेकिन ये काम इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये सारी मांगें आप बड़े बड़े लोगों के सामने जाकर रखिएगा, देश के सबसे अमीर लोगों के सामने जाकर कहिएगा कि हमें मजदूरी अच्छी दीजिए, उनसे जाकर कहिए कि हमें बराबर के अधिकार दीजिए, तो वे लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही करते हैं। वे आज भी गोली बंदूक चला देते हैं, लाठी डंडे चला देते हैं, पुलिस और फौज को आगे कर देते हैं उन लोगों के सामने जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। और कल को अगर कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी पार्टी बन गई, मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की, और उन्होंने आगे आकर बहुत तेज़ी के साथ आंदोलन करने शुरू कर दिए, तो डेफिनेटली दमन भी बहुत ज़बरदस्त होगा। बड़े लेवल पर हथियार उठाए जाएंगे, बड़े लेवल पर गोलियां चलेंगी, बंदूकें चलेंगी, तोपें चलेंगी, लाठी डंडे चलेंगे। तो उनका सामना करने के लिए जो मजदूर किसान वर्ग है, जो क्रांतिकारी पार्टी है, उसको भी उतना ही ताकतवर होना पड़ेगा। तो क्रांतिकारी पार्टी बने कैसे और वो इतनी ताकतवर बने कैसे कि क्रांति संपन्न कर सके और देश में समानता ला सके? इसके लिए 3 काम करने हैं। क्रांति का विज्ञान पढ़िए। दुनिया में अब तक जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने क्रांतियां संपन्न की, और आज की डेट में जितने भी क्रांतिकारी लोग लगे हुए हैं, इस पूरे मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे क्रांति संपन्न करवाई जाए, उन सब के अनुभवों से सीखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ संगठित होना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति के बिना समानता हासिल नहीं हो सकती, और अगर समानता हासिल नहीं हो सकती तो आज़ादी भी हासिल नहीं हो सकती है।